नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 9th चैप्टर है जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में फिक्स है कि आने हैं। ठीक है, मैं लगभग 10 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि उन्हीं 10 में से आने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, मैंने 9वें चैप्टर को आप लोगों को एनिमेशन के माध्यम से पूरे चैप्टर को समझा दिया है। कुल मिला के ये चैप्टर आप लोगों को 4 पार्ट में समझाया गया है। तो आप लोग चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं उसको आसानी से आप समझ सके। तो चैप्टर की वीडियो को यार जरूर देख ले, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है वो सभी वीडियो। और इसके अलावा ये वीडियो तो भाई रहेगा ही रहेगा, ये वीडियो तो देखना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की खास बात क्या है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं उस क्वेश्चन को अगर 2 तरीके से या 3 तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वो सभी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। मतलब कि हिस्ट्री के एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाया जाता है। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से 4 तरीके से पूछ सकते हैं आपसे, है ना। और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे आंसर उसका सेम ही रहने वाला है। जो भी आपका टॉपिक एनसीईआरटी में जो लाइनें दे रखी है आपको वहीं से आंसर लिखना है। बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हर तरीके क्वेश्चन को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कई लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम क्यों मानते हैं। ठीक है, जो जलालुद्दीन अकबर जो था, अकबर मुगल बादशाहों में महानतम क्यों माना जाता है कई लोगों के हिसाब से। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसी को दूसरी तरीके से पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा उसको देख लें। अकबर ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे अपने समय का विशालतम और समृद्ध साम्राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें बताने की कोशिश की, मतलब आपको बताना है कि अकबर ने क्या किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, विशालतम बनाया और सुदृढ़ भी बनाया था। तो इस चीज़ को आपको, इस चीज़ का वर्णन करना है आपको। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम ही है, बस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया गया है और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमारा जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो अब इसके आंसर को देख लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या लिखना है। अकबर महान क्यों था। देखो भाई, अकबर अपने साम्राज्य को क्या बनाया, विशाल बनाया, मजबूत बनाया और समृद्ध बनाया। ठीक है, अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदकुश पर्वत तक कर दिया था। आपको पता है अफगानिस्तान का जो भूभाग है उधर ऊपर वाला हिस्सा है वो हिंदकुश पर्वतों से घिरा हुआ है। और मध्य एशिया से जितने भी शासक भारत में आक्रमण करना चाहते थे उनको हिंदकुश पर्वत को ही पार करके आना होता था। लेकिन अकबर ने हिंदकुश पर्वत तक अपनी पकड़ बना रखी थी। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने क्या किया, ईरान के जो सफावी शासक थे, ईरान के सफावी शासक और तुरान के जो उज्बेक शासक थे, इनके विस्तारवादी नीति पे भी इसने क्या कर दिया, लगाम लगा दिया। और अकबर की न्याय करने की व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य में सुलह कुल की नीति लागू की थी। अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सभी लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए उसने क्या किया, सुलह कुल की नीति लागू की थी। इसमें सभी धर्म की जाति और सभी जाति के लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई थी। इसके अलावा अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को ख़त्म कर दिया था, जजिया कर को ख़त्म कर दिया था, जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता था। तो ये अकबर जो था एक धर्मनिरपेक्ष शासक माना जाता है। ठीक है, तो इस कारण, इन सभी कारणों से क्या था, अकबर एक महान मुगल बादशाह माना जाता है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की प्रमुख भाषा बनाया। कथन को स्पष्ट कीजिए। कि भाई जो अकबर था उसने बहुत ही सोच समझकर फारसी को दरबार की प्रमुख भाषा बनाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि अकबर ने फारसी को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा क्यों बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आंसर आपका दोनों का ही सेम होने वाला है। दोनों में ही हमें बताना है कि अकबर ने फारसी को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा क्यों बनाया था। तो आपको पता होगा कि भाई मुगल साम्राज्य की जो मतलब पहली भाषा थी वो तुर्की थी। जो बाबर था, बाबर की अगर हम बात करते हैं तो बाबर जब भारत में आया था तो उसने मतलब तुर्की भाषा को ही मतलब अपनाए रखा था, तुर्की भाषा को अपना रखा था। लेकिन बाद में अकबर ने सोच समझ के क्या किया, फारसी को दरबार की प्रमुख भाषा बना दिया। तो इसमें आपको जो पॉइंट्स लिखने हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तुर्की से फारसी की और आपका टॉपिक भी अलग से। तो अकबर ने क्या किया, सोच समझ कर फारसी को दरबार की प्रमुख भाषा बनाया था, क्योंकि मुगल दरबार में ऊंचे पद पाने को इच्छुक ईरान से जो भी लोग आए थे या फिर मध्य एशिया से जो भी प्रवासी लोग आए थे, वो बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए क्या किया, प्रेरित किया था। मतलब वहाँ से जो मध्य एशिया से या फिर ईरान से जो भी लोग आए,
मुगल दरबार में काम के तलाश में या ऊंचे पद की तलाश में, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, अकबर को फारसी भाषा को दरबार की प्रमुख भाषा बनाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, अब जिनकी भी फारसी भाषा पे अच्छी पकड़ थी उनको ऊंचे पद प्रदान किए गए, उनकी मतलब उनको सम्मान दिया गया, उनको ऊंचा पद प्रदान किया गया। अब देखो बाबरनामा जो था वो तुर्की भाषा में था, इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इसका भी फारसी में अनुवाद करवाया गया था। तो ये एक तरीके से तुर्की से फारसी और का जो टॉपिक है उसमें से आपको यहाँ से पॉइंट्स 4-5 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के उत्तर में लिख देने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में पांडुलिपि की रचना किस प्रकार की जाती थी। मतलब मुगल साम्राज्य में जो पांडुलिपि बनाया जाता था वो किस प्रकार से बनाया जाता था, किस प्रकार से तैयार किया जाता था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से अगला क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य में पांडुलिपि की रचना की विधि क्या थी। विधि बतानी है आपको कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य में पांडुलिपि बनाई जाती थी। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, बस अलग अलग तरीके से थोड़ा सा इसको मतलब शब्दों का फेर हो गया भाई, फेर बदल हो गया, बाकी क्वेश्चन दोनों ही क्या है, सेम है। अब आपको पता है पांडुलिपि होता क्या है। आपको पता है पांडुलिपि का मतलब है जो भी हाथों से लिखी जाती है, जो भी दस्तावेज, जो भी पुस्तकें हाथों से लिखी जा रही हो, क्या है, पांडुलिपि है। और मुगल साम्राज्य में जो भी इतिवृत्त लिखे जाते थे, ठीक है, जितनी भी इतिवृत्त लिखी गई थी वो पांडुलिपि के रूप में लिखी गई थी, हाथों से लिखी गई थी। तो मुगल साम्राज्य में पांडुलिपि की रचना किस प्रकार से होती थी उसके पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। पॉइंट्स देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स मतलब यहाँ पे बताए गए हैं। पहली बात तो आपको मैं बता दूँ कि मुगल साम्राज्य में क्या था, एक शाही किताब खाना बनाया गया था। वैसे ऐसे पीडीएफ में कुछ चीज़ें सही से आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। मुगल साम्राज्य में क्या था, पांडुलिपि की रचना का एक मुख्य केंद्र जो था वो शाही किताब खाना था। पहले पॉइंट तो आपको शाही किताब खाने के बारे में बता देना है। शाही किताब खाना एक बहुत ही बड़ा लिपि घर था। ठीक है, इस शाही किताब खाने में क्या होता था, मुगल साम्राज्य के जितनी भी पांडुलिपि थी वो तैयार यहीं पे किए जाते थे और सुरक्षित इसी शाही किताब खाने में पांडुलिपि को रखा जाता था, इतिवृत्त को रखा जाता था। अब देखिए दोस्तों, पांडुलिपि को तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के जो लोग थे वो शामिल हुआ करते थे। बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया में क्या करते थे, भाग लिया करते थे। ठीक है, इसमें आप सबसे पहला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कागज बनाने वाले, क्योंकि भाई पांडुलिपि को तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, कागज की जरूरत होती है। तो सबसे पहला आपका आता है कागज बनाने वाले। कागज बनाने वाले क्या करेंगे, पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने का काम किया करते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप बता दें सुलेखक। ठीक है, यहाँ पे वैसे पॉइंट आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट्स को आगे पीछे भी लिख देते हैं तो चलेगा। उसके बाद आप सुलेखक के बारे में बताया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कागज बन गया, कागज बनने के बाद जो सुलेखक होंगे वो क्या करेंगे, उस पर नकल तैयार करने का काम करेंगे। ठीक है, उस पर जो लिखने का काम होगा वो सुलेखक करेंगे। उसके बाद कुछ चित्र वगैरह भी पांडुलिपि में लगाने होंगे, तो पांडुलिपि में कुछ चित्रकार होंगे। चित्रकार क्या करेंगे, पांडुलिपि में चित्रों को लगाएंगे, चित्र तैयार करेंगे और जहाँ भी चित्र लगाने की जरूरत होगी वहाँ पर चित्रकार चित्र को चिपका देंगे। और एक तरीके से जो सुलेखक होते थे, सुलेखक क्या करते थे, सुलेखक को ऐसा लगता था कि भाई हाँ इस जगह पे चित्र की जरूरत होगी तो उस जगह को खाली छोड़ दिया करते थे और बाद में चित्रकार फिर चित्र बना के वहाँ पे चित्र को लगा देते थे। उसके बाद कोफ्तगर की बात करें तो कोफ्तगर क्या काम करते थे, कोफ्तगर पन्नों को चमकाने का काम करते थे, पन्नों को साफ करने का काम किया करते थे। और लास्ट में आप बताएंगे जिल्दसाज। ठीक है, जिल्दसाज क्या करते थे, पन्नों को इकट्ठा करके उसके ऊपर जिल्द चढ़ाने का काम किया करते थे। तो ये इस तरीके से मुगल साम्राज्य में पांडुलिपि की रचना होती थी। उसके बाद अकबरनामा की बात कर लेते हैं हम। अकबरनामा की विशेषता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि अकबरनामा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बस इसके अलावा बादशाहनामा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकबरनामा के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो अकबरनामा की बात करें, सबसे पहले आपको इसमें लेखक के बारे में बताना है। भाई अकबरनामा का लेखक कौन था, अबुल फजल था। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे अबुल फजल के बारे में बता सकते हैं कि भाई अबुल फजल जो था वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, अरबी, फारसी, उर्दू, अनेक भाषाओं को जानता था। मेन बात ये थी कि जो ये उलमा के विचारों का क्या करता था, विरोध करता था, और अकबर जो था वो भी उलमा के विचारों का विरोध करता था। तो इस कारण अकबर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसको दरबारी लेखक के रूप में नियुक्त किया और उसने फिर किसकी रचना की, अकबरनामा की रचना की। अब यहाँ पे देखिए अकबरनामा को लिखना शुरू किया था अबुल फजल ने लगभग 1589 में लिखना शुरू किया था और 1601 तक काम किया था और फिर अकबरनामा की रचना उसने कर दी थी। और इसके 3 जिल्द में इसको विभाजित किया था, 3 भागों में इसको विभाजित किया था अकबरनामा को। पहला जिल्द जो है वो अकबर के शासनकाल के
30 वर्ष की जानकारी देता है, ठीक है। उसका जो इतिहास है उसके 30 वर्ष की जानकारी देता है। दूसरा जिल्द जो है वो अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष में जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखिए। और तीसरा जिल्द जो है वो आईनी अकबरी है, और आईनी अकबरी मुगल ग्रामीण समाज की जानकारी हमें प्रदान करता है। ग्रामीण समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें आईनी अकबरी से मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में बता देनी है, अकबरनामा की विशेषता में आपको बता देनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, अबुल फजल ने सुलह कुल के आदर्श को प्रभुत्व शासन की आधारशिला क्यों बताया, ठीक है। मतलब कि जो सुलह कुल की नीति थी उसको अबुल फजल ने प्रभुत्व शासन की आधारशिला बताया। एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य जो कहीं ना कहीं टिका हुआ था वो सुलह कुल की नीति पर टिका हुआ था, और शांति व्यवस्था कहीं ना कहीं इसी से, शांति का माहौल जो था मुगल साम्राज्य में सुलह कुल की नीति से ही बना रहता था। तो यहाँ पे आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई सुलह कुल की नीति का वर्णन करना है, सुलह कुल की नीति के बारे में आपको बताना है। पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या आपको सुलह कुल की नीति में बताने हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मेन पॉइंट है। सबसे पहले आपको सुलह कुल की नीति का अर्थ बताना है। सुलह कुल की नीति का अर्थ है पूर्ण शांति, मतलब कि पूरी तरीके से अकबर ने शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए ये नीति लागू की थी। अब इस नीति के माध्यम से क्या था, इस नीति के माध्यम से सभी धर्म सभी जाति के लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी। किसी को भी मुगल बादशाह के सामने बोलने का हक था, ठीक है। अपने पक्ष में वो कुछ भी बातें मुगल बादशाह के सामने रख सकता था, ठीक है। बादशाह क्या करता था, लोगों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था, बीच की भूमिका निभाता था, और लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का काम करता था, ठीक है। अब लोगों से उम्मीद की गई थी कि भाई लोग क्या करेंगे, सुलह कुल की नीति के माध्यम से बोलने की आज़ादी तो सबको होगी, लेकिन वो आपस में लड़ेंगे नहीं और शांति को बनाए रखेंगे, ये लोगों से उम्मीद की जाती थी इस नीति में। और अकबर ने सुलह कुल की नीति को मतलब बढ़ावा देने के लिए तीर्थ यात्रा कर को ख़त्म करा 1563 में, और जजिया कर को ख़त्म कर दिया 1564 में। और ये दोनों ही कर जो थे वो धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देते थे। तो ये सुलह कुल की नीति में आप लोगों को बता देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल, मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का जो हृदय स्थल था उसकी राजधानी नगर था, वर्णन कीजिए, आपको ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भाई 16वीं से 17वीं सदी के दौरान मुगलों की जो राजधानी थी वो तेजी से स्थानांतरित होने लग गई, इस कथन को स्पष्ट करना है आपको। तो देखो 16वीं से 17वीं सदी में वाकई में मुगलों की राजधानी तेजी से अलग अलग जगह पे लगाने लग गई थी, और मुगल शासक जो थे वो अपने राजधानी को अपना हृदय स्थल भी मानते थे, क्योंकि वहीं पे दरबार लगता था, मुगल शासक भी वहीं पे रहते थे, ठीक है। तो ये हृदय स्थल माना जाता था। अब इसमें आपको पॉइंट्स क्या बताने, मुगल राजधानी से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई मुगल साम्राज्य का जो हृदय स्थल था उसकी राजधानी नगरी थी, जहाँ पे क्या लगता था, दरबार लगता था, राजा महाराजा वहीं पे रहते थे। लेकिन 16वीं 17वीं सदी में क्या हुआ, मुगलों की राजधानी तेजी से स्थानांतरित होने लग गई। सबसे पहले जो मुगल राजधानी थी वो आगरा थी। कौन सी राजधानी थी? मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? आगरा, ठीक है। आगरा को राजधानी किसने बनाया था? तो बाबर ने बनाया था। किससे जीता था? तो लोदियों से जीता था। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। उसको हराने के बाद बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी कौन सी हो गई? आगरा। अब आगरा में कुछ काम किया अकबर ने क्या काम किया भाई? आगरा के किले का निर्माण करवा दिया 1560 में। क्या बना दिया? आगरा के किले का निर्माण करवा दिया। कैसे करवाया? तो आसपास के खदानों से मंगाया लाल बलुआ पत्थर। क्या मंगाया? लाल बलुआ पत्थर मंगाया और उस किले का निर्माण करवा दिया, ठीक है। उसके बाद 1570 में क्या हुआ, राजधानी को फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी आपको पता है यूपी में है। अब फतेहपुर सीकरी में राजधानी लगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था कि फतेहपुर सीकरी जो है वो अजमेर को जाने वाले सीधे रास्ते पर स्थित था, ठीक है। अजमेर राजस्थान में आपको पता है। अब अजमेर जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब एक तरीके से प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में भर के सामने आ गया था, क्योंकि यहाँ पे था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर में क्या था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। अब इस दरगाह को सभी मुगल बादशाह बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। अकबर खुद यहाँ पे कितनी बार गया था? 14 बार गया था। तो कहीं ना कहीं इस कारण क्या हुआ, जो फतेहपुर सीकरी था वो अजमेर को जाने वाले सीधे रास्ते पर स्थित था। इस कारण अकबर ने 1570 में राजधानी को यहाँ पे शिफ्ट किया था। उसके बाद अगली जो राजधानी बनी थी वो 1585 में बनी, ठीक है। मुगलों की अगली राजधानी 1585 में किसको बनाया गया? तो लाहौर को बनाया गया, ठीक है। अब लाहौर को राजधानी बनाने के पीछे का मेन कारण ये था कि जो आपका उत्तरी पश्चिमी भाग है, इधर का आप भाग देखेंगे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग को ज़्यादा नियंत्रण में लाने के लिए, ज़्यादा कंट्रोल में लाने के लिए और यहाँ पे सीमा चौकसी करने के लिए एक तरीके से राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद अगली राजधानी जो बनी 1648 में बनाई गई थी। 1648 में शाहजहानाबाद को राजधानी बनाई गई। किसको राजधानी बनाई गई? शाहजहानाबाद, यानी कि दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली को राजधानी बनाया गया क्योंकि दिल्ली एक शाही नगर था उस समय,
क्योंकि यहाँ पे लाल किला था, जामा मस्जिद था, चांदनी चौक के चमक दमक वाले बाजार थे, अभिजात वर्ग के बहुत बड़े बड़े महल थे। तो ये शाही राजधानी थी और ये मुगलों की राजधानी का आपका पूरा इतिहास हो गया, ठीक है। और ये आपको मुगल की राजधानी वाले टॉपिक में आपको ये सारे पॉइंट्स बता देने हैं। दोस्तों जो 7वां क्वेश्चन है वो है मुगल दरबार की भौतिक व्यवस्था। अब हम मुगल दरबार की भौतिक व्यवस्था की बात करेंगे। भौतिक व्यवस्था यानी कि मुगल दरबार की बनावट कैसी थी, ठीक है। मुगल दरबार में किस तरीके से नियम कानून वगैरह बनाए गए थे उसकी हम बात करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन इसी में आपका पूछा जा सकता है वो है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि मुगल दरबार में बादशाह के शक्ति का प्रदर्शन होता था, ठीक है। मतलब ये समझाने की कोशिश करनी है आपको इस क्वेश्चन में कि आप यह कैसे बताएंगे कि मुगल साम्राज्य में मतलब मुगल दरबार में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था वो मुगल बादशाह ही था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, हेडिंग आपको क्या क्या बताने हैं। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है भाई, 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 नंबर में आ जाए तो कोई भी 4 पॉइंट आप लिख देना, 8 में आए तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पे बताना है दरबार में अनुशासन। मुगल दरबार में अनुशासन का पालन विशेष रूप से किया जाता था, ठीक है। मतलब दरबार में सभी दरबारियों का स्थान बादशाह द्वारा निर्धारित की जाती थी, ठीक है। अगर एक बार बादशाह अगर अपने सिंहासन पे बैठ गया तो किसी को भी उठकर दरबार से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, कोई भी दरबार से बाहर नहीं जा सकता था, किसी को अनुमति नहीं थी इस बात की, ठीक है। उसके बाद अभिवादन के तरीके, देखो अभिवादन करने के तरीके से व्यक्ति के पद का पता चलता था, पद का, ठीक है। मतलब कौन सा व्यक्ति किस पद पे है। अगर जिसके सामने ज़्यादा झुक के अभिवादन किया जाएगा तो उस व्यक्ति का जो दर्जा है मतलब ऊंचा माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के सामने कम झुक के अभिवादन किया जाएगा उस व्यक्ति को का जो दर्जा है वो मतलब निम्न मानी जाएगी। और मुगल साम्राज्य में अनेक प्रकार के अभिवादन के तरीके अपनाए जाते थे, जैसे कि 4 तस्लीम था आपका, ठीक है। और इसके अलावा सिजदा जैसे जो मतलब अभिवादन के तरीके थे उसको वहाँ पे अपनाया जाता था। इसके अलावा आप झरोखा दर्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अकबर ने क्या किया था, मुगल दरबार में एक झरोखा दर्शन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रथा में क्या होता था, सूर्योदय के बाद बादशाह क्या करता था, अपने दिन के आरंभ में अपने छत का जो मतलब झरोखा होता था, ठीक है, झरोखे पे क्या छज्जे पे आता था, झरोखा यानी कि छज्जा, अपने महल के छज्जे पे आता था और लोगों को एक तरीके से झलक दिखलाता था। लोगों को जो नीचे मतलब ग्राउंड में बहुत सारे लोग उनकी झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते थे, उनको क्या करता था बादशाह अपना दर्शन देता था। ये झरोखा दर्शन की प्रक्रिया थी। अब इसके अलावा हैसियत का निर्धारण कैसे होता था, तो भाई मुगल दरबार में किसी भी व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण इस बात से होता था कि वो मतलब एक तरीके से बादशाह के कितने करीब बैठते है ना। अब जो व्यक्ति बादशाह के जितने ज़्यादा नज़दीक बैठता था उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ही ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी, इसमें आपको ये बताना है। उसके बाद है दीवाने आम। देखो बादशाह झरोखे पे 1 घंटा बिताता था, कितने घंटे बिताता था, 1 घंटे। 1 घंटे बिताने के बाद वो एक तरीके से अपने मतलब दीवाने आम में आ जाता था। दीवाने आम एक तरीके से सार्वजनिक भवन होता था। कौन सा भवन था ये, सार्वजनिक सभा भवन था, जहाँ पे प्राथमिक जो कार्य होते थे, प्राथमिक कार्य के मतलब संचालन के बारे में वो अपनी जानकारी लेता था, और जो सामाजिक भलाई के काम है या लोगों की भलाई के काम करने हैं ऐसे मुद्दों पे यहाँ पे विचार विमर्श होता था दीवाने आम में। उसके बाद दीवाने खास की बात कर लेते हैं। दीवाने खास में क्या होता था, 2 घंटे बादशाह किस में बिताता था, दीवाने आम में बिताया करता था। दीवाने आम में 2 घंटे बिताने के बाद दीवाने खास में आएगा, और दीवाने खास में एक तरीके से क्या होता था, निजी सभा भवन था ये, ठीक है। ये निजी सभा भवन था, यहाँ पे गोपनीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता था, जैसे कि युद्ध की रणनीति बनानी है या फिर दूसरे राज्य पे आक्रमण करने हैं, तो इन सब मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होता था। उसके बाद विशेष उत्सव, मुगल दरबार में बहुत सारे विशेष उत्सव भी मनाए जाते थे, जैसे कि ईद हो गया, शब बारात हो गया, है ना, होली जैसे त्यौहार मनाए जाते थे, ठीक है। इसमें सबसे मतलब फेमस जो त्यौहार था वो बादशाह का एक तरीके से मुगल शासक का जन्मदिन था, ठीक है। और चंद्रवर्ष और सूर्यवर्ष के आधार पर मुगल बादशाह का जो जन्मदिन मनाया जाता था उसको सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से फेमस माना जाता था वहाँ पे। और मुगल बादशाह को क्या इस दिन क्या होता था, मुगल बादशाह को अनेक प्रकार की वस्तुओं से तौला जाता था, ठीक है। और उन वस्तुओं को फिर लोगों में, आम लोगों में क्या किया जाता था, बांट दिया जाता था, ठीक। उसके बाद विवाह का आयोजन, भाई मुगल शाही परिवार में, मुगल दरबार में विवाह का आयोजन भी होता था और बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था। जैसे कि 1633 में एक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह और नादिरा, इनका विवाह हुआ था, जिसमें कुल मिला के 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कितने लाख खर्च किए गए थे, 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे इस विवाह में। तो विवाह बहुत ज़्यादा शानदार और भव्य होता था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल शाही परिवार की। मुगल शाही परिवार की बात कर लेते हैं। शाही परिवार यानी कि मुगल शासक से जुड़े हुए जो भी लोग थे, जो भी एक तरीके से विशेषकर इसमें महिलाओं की बात की जाती है मुगल शाही परिवार में, ठीक है।
और उसके बाद इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, मुगल घरेलू दुनिया में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का वर्णन कीजिए। ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो शाही परिवार का वर्णन कीजिए या फिर घरेलू दुनिया में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम पॉइंट्स। आपको सबसे पहले हरम के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। हरम क्या है? हरम एक तरीके से मुगल घरेलू दुनिया के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और हरम का जो अर्थ है फारसी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। क्या अर्थ होता है? पवित्र स्थान। ठीक है, मुगल परिवार में एक तरीके से क्या था कि शाही परिवार में मतलब जो बहुत सारे लोगों को शामिल करते थे, जैसे कि बादशाह की माता है, उपमाता है, सौतेली माता है, उसके चचेरे भाई, मौसेरे भाई बहन, बुआ, फूफी, चाचा चाची, जो भी है सबको हम शाही परिवार में शामिल करते हैं। अब शाही परिवार में शामिल होने वाले में अगर हम बात करें, बेगम हो गई। सबसे पहले हम बेगम की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अगहा की बात करेंगे। ठीक है, अब बेगम, मुगल बादशाह के पास 3 प्रकार की पत्नियां होती थी, जिसमें सबसे पहले तो बेगम की स्थिति। सबसे पहले हम बेगम की बात करें तो बेगम की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि ये कुलीन परिवार से आती थी और बहुत ज़्यादा धन दौलत भी लेकर आती थी, तो इसलिए बेगमों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और उसके बाद अगहा की बात करें तो बेगमों से निम्न स्तर की होती थी, मतलब क्योंकि ये कुलीन परिवार से नहीं आती थी और ज़्यादा धन दौलत लेकर भी नहीं आती थी, इसलिए इनमें मतलब अंतर किया जाता था दोनों में। अब इसके अलावा अगर बात करिए कुछ और मतलब उपपत्नी, जैसे कि अगाचा की बात करें तो भाई अगाचाओं को क्या दिया जाता था? मासिक भत्ते दिए जाते थे। ठीक है, सबसे निम्न मतलब जो अगाचा थी उनकी स्थिति सबसे निम्न स्तर की थी, और इनको मासिक भत्ते दिए जाते थे, मतलब महीने के पैसे दिए जाते थे। इसके अलावा अगर बादशाह के पास 4 पत्नी ना है, 4 बेगम की बात कर रहा हूँ मैं, 4 बेगम नहीं है, तो जो अगहा और अगाचा जो है, ठीक है, अगहा अगाचा भी क्या बन सकती थी? बेगम बनने की स्थिति रखती थी, मतलब बेगम बन सकती थी। ठीक है, इसके अलावा पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में क्या था? महिला और पुरुष गुलाम होते थे। गुलाम जो होते थे वो साधारण से लेके कौशल अच्छे काम से लेके निम्न स्तर के जो भी काम होते थे उस सभी काम को गुलाम किया करते थे। ये मुगल शाही परिवार में आप गुलाम के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम यहाँ पे महिलाओं की बात करेंगे। यहाँ पे आपको शाहजहाँ की 2 पुत्रियों के बारे में विशेषकर आप बताएं, जहान आरा के बारे में आप बताएं और रोशन आरा के बारे में आप बताएं। ठीक है, जहान आरा और रोशन आरा को ऊंचे मनसबदारों के समान आय की प्राप्त होती थी, मतलब मनसबदार एक तरीके से अभिजात वर्ग की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो उनके जैसे आय की प्राप्ति होती थी। जहान आरा ने तो भाई सूरत के बंदरगाह पे भी नियंत्रण रख लिया था। आपको पता है सूरत कहाँ है? गुजरात में है ना, गुजरात में सूरत है, और इस बंदरगाह पे इसका नियंत्रण था, और यहाँ से बहुत ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति इसको होती थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी बताएंगे कि भाई संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों और बागानों के निर्माण के अधिकार भी दे दिए। भाई बहुत सारी इमारतों और बागानों का निर्माण भी इन्होंने करवाया। विशेषकर अगर आप जहान आरा की बात करो तो भाई जहान आरा ने क्या किया? दिल्ली में जो हमारा चांदनी चौक है, ठीक है, चांदनी चौक की जो बाजार है, मार्केट है, चांदनी चौक के बाजार का रूपरेखा किसने तैयार किया था भाई? तो जहान आरा ने ही किया था। जहान आरा ने ही चांदनी चौक के बाजार की रूपरेखा तैयार की है। इसके अलावा इसमें आप गुलबदन बेगम की बात कर सकते हैं। गुलबदन बेगम जो थी वो उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, अब थी कौन? तो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, और अकबर की चाची नहीं बोलना है आपको, फूफी थी। ठीक है, बुआ थी, एक तरीके से बुआ थी, चाची आप ना बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब गुलबदन बेगम ने क्या किया था? गुलबदन बेगम ने अबुल फजल को एक तरीके से अकबरनामा लिखने में सहायता किया था। ठीक है, और एक तरीके से गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखा है उसमें राजाओं के बीच में, राजकुमारियों के बीच में, या जो बेगम है उनके बीच में जो संघर्ष होता था, ठीक है, या मतलब उनके बीच में संघर्ष होता था, तो उसको सुलझाने में जो एक तरीके से उम्र दराज की जो महिलाएं होती थी, जो स्त्री होती थी, उनकी भूमिका क्या होती थी संघर्ष को सुलझाने में? बेगमों के बीच में और राजाओं के बीच में संघर्ष को सुलझाने में जो उम्र दराज की महिलाएं अपनी विशेष भूमिका निभाती थी, उसके बारे में हुमायूं नामा में इसने बहुत अच्छी जानकारी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल अभिजात वर्ग की विशेषता बताइए तथा बादशाह के साथ इसका संबंध कैसा था। ठीक है, मुगल अभिजात वर्ग की आपको इसमें विशेषता बतानी है, 2 क्वेश्चन ऐड है, और बादशाह के साथ इनके संबंध भी बताने हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है भाई ऐसे कि मुगल अभिजात वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, वर्णन कीजिए। भाई गुलदस्ते के रूप में इसलिए वर्णित किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य अगर टिका हुआ था तो भाई मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल पा रहा था। ठीक है, तो अभिजात वर्ग की वजह से चल पा रहा था। अभिजात वर्ग एक तरीके से नौकरशाही होते थे, जैसे कि इस समय भारत में IAS IPS ऑफिसर है जो कि देश को चलाते हैं, उसी तरीके से मुगल साम्राज्य में ये अभिजात अधिकारी होते थे, अभिजात वर्ग के अधिकारी होते थे जो मुगल साम्राज्य को चलाते थे और अपने वफादारी के कारण मुगल बादशाह से जुड़े रहते थे, इसलिए इनको गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए मुगल साम्राज्य में क्या था, अभिजात वर्ग अधिकारियों, मतलब एक तरीके से मुगल साम्राज्य में एक मतलब अधिकारियों का एक दल है, ठीक है, अधिकारियों का दल है जिसको हम क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। इसके अलावा अभिजात वर्ग में भर्ती जो होती थी वो विभिन्न निर्जातीय समूह से होती थी, मतलब अलग अलग धार्मिक समूह से इस अभिजात वर्ग में भर्ती की जाती थी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक तरीके से मुगल अभिजात वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। क्यों वर्णित किया गया है? क्योंकि ये वफादारी के कारण, वफादारी से क्या रहते थे, मुगल बादशाह से जुड़े रहते थे, उनकी सेवा करते थे, ठीक है। ईरानी की बात करिए तो भाई जैसे तुरानी हो गए आपका, ठीक है, तुरानी और ईरानी अकबर के समय काल में एक तरीके से शाही सेवा में मौजूद थे, ठीक। 1560 से एक तरीके से जो भारतीय मूल के कुछ मतलब एक तरीके से राजपूत और मुसलमान थे वो भी इस शाही सेवा में प्रवेश लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अभिजात वर्ग की बात करें तो अभिजात वर्ग में दो तरीके के एक तरीके से पद हुआ करते थे उनके पास। कितने प्रकार के पद होते? दो प्रकार के पद होते थे। एक को बोलते हैं हम जात, क्या बोलते हैं? जात। जात एक तरीके से उनके मतलब पद को दर्शाता था, पद और वेतन को दर्शाता था कि भाई कोई भी अभिजात अधिकारी है उसको वो कौन से पद पे है और उसका वेतन कितना है, वो किससे पता लगेगा? हमें जात से पता लगेगा। और सवार की बात करें, दूसरा जो पद होता था इनके पास होता था सवार, ठीक है। सवार किसको दर्शाता? सवार किस बात को दर्शाता था कि वो अपने पास कितने घुड़सवार सिपाही रख सकते हैं, घुड़सवार सिपाही रखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये इस बात को एक तरीके से सवार से हमें पता लगता था कि वो कितने अपने पास कितने घुड़सवार सिपाही रख सकते हैं, ठीक। अब बात कर रहे थे बादशाह के साथ संबंध, भाई इनका कैसा था? बादशाह के साथ संबंध की बात करें तो अभिजात वर्ग एक तरीके से अपनी सेना के साथ सैन्य अभियान में भाग लेते थे या युद्ध में भी भाग लिया करते थे अपनी सेना के साथ। प्रांतों में अनेक प्रांतों में क्या करते थे? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। प्रत्येक सैनिकों को मतलब प्रत्येक सैनिक कमांडर जो है वो घुड़सवारों की भर्ती करता था, ठीक है, और उनको एक तरीके से हथियारों से लैस करने का काम करता था। इसके अलावा मतलब बादशाह क्या करते थे? अभिजात को एक तरीके से पदवियाँ देते थे, उपहार देते थे और उनको सेवा को मतलब एक तरीके से मंजूरी प्रदान करते थे। इसके अलावा अधिकारियों की नियुक्ति के बाद बदलाव का निरीक्षण बादशाह स्वयं करता था कि भाई किसी के अधिकारी को नियुक्ति करना है या उसको कहीं और भेजना है तो उसकी नियुक्ति खुद ही बादशाह द्वारा किया जाता था। अकबर की बात करें तो अकबर ने क्या किया? अपने इन अधिकारियों के साथ शिष्य के समान संबंध बनाए थे, शिष्य के जैसे संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। लास्ट में हम समझते हैं मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन की बात की गई है। मुगल साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन कैसा था? प्रांत आपको समझे जैसे कि इस समय भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है, उसी प्रकार से मुगल काल में भी जो भारत था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था। तो प्रांतों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था? आपको पता है मुगल साम्राज्य में तो भाई एक सम्राट होता था जो शासन व्यवस्था को चलाता था, लेकिन अकेले मुगल सम्राट पूरी तरीके से शासन व्यवस्था को थोड़ी नहीं चला सकता है, क्योंकि भारत भाई बहुत ही विशाल का देश था। अब वहाँ की शासन व्यवस्था को अगर चलानी है तो भाई मतलब एक तरीके से कुछ प्रांतीय अधिकारियों को भी नियुक्त करना होगा। तो मुगल साम्राज्य में जो एक तरीके से केंद्र में जो स्थापित प्रांत मतलब कार्य का जो बंटवारा था उसको प्रांत में भी क्या किया गया? दोहराया गया। सूबा, प्रांत को हम क्या बोलते हैं? सूबा भी बोलते हैं। अब प्रांत में होते थे, प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको बोलते हैं गवर्नर, ठीक है। गवर्नर यानी कि कौन हो गया गवर्नर? सूबेदार, सूबेदार होता था जो एक तरीके से बादशाह द्वारा नियुक्ति इसकी की जाती थी, बादशाह इसको खुद नियुक्त करता था, ठीक है। अब प्रांत के नीचे वाली जो इकाई होती थी शासन की, जैसे कि आप प्रांत के नीचे जाएंगे, जैसे राज्य के नीचे जाएंगे तो जिला आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रांत के नीचे सरकार बोलेंगे हम, सरकार होता था। सरकार दूसरी इकाई थी एक तरीके से प्रांतीय प्रशासन की। और सरकार किसके नियंत्रण में होता था, किसके कंट्रोल में होता था? तो फौजदारों की, ठीक है, फौजदारों के कंट्रोल में था। और एक तरीके से फौजदार के जो घुड़सवार फौज है और जो तोपची है वो यहाँ पे क्या रहते थे? हमेशा तैनात रहा करते थे। अब सरकार के नीचे है परगना। परगना क्या है? उपजिला, ठीक है। परगना को हम क्या बोलते हैं? उपजिला। अब ये एक तरीके से यूँ समझ लो कि कुछ गाँव को मिला के बना है उपजिला, ठीक है। मतलब जिला से नीचे है, निचले स्तर की ये इकाई है उपजिला। और उपजिला में 3 तरीके के अधिकारियों की भूमिका विशेषकर हुआ करती थी। अब 3 तरीके के अधिकारी कौन से हैं? तो परगना में सबसे पहले होता था कानूनगो, मतलब कानूनगो होता था। कानूनगो का क्या काम होता था? तो भाई कानूनगो क्या करता था? राजस्व का लेखा जोखा अपने पास रखता था, ठीक है। जो भी लेखा जोखा है अपने पास रखेगा। उसके बाद होते हैं चौधरी। अब चौधरी क्या काम करेंगे भाई? चौधरी जी है तो ये राजस्व एकत्रित करेंगे, राजस्व का संग्रहण का काम करते थे। और तीसरे होते थे काजी। अब काजी क्या करेंगे? न्याय का काम करेंगे, न्याय संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उसको सुलझाने का काम काजी को
सौंपा गया था। तो ये आपका एक तरीके से मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन की विशेषता थी। तो ये 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नज़र आने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर ले। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दे। अपने दोस्तों को ये वीडियो भी जरूर शेयर कर दे, चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।